किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे, जैसा कि अक्सर अपन जब भी बात करते हैं कुछ खेतीबाड़ी की चीज़ों को लेकर के, आज फिर एक नई जानकारी, नया सा वीडियो, अच्छी सुंदर सी जानकारी आप लोगों के लिए जो बहुत उपयोगी साबित होने वाली है वो आज शेयर करूंगा। और वो जानकारी होगी चने की खेती को लेकर। क्योंकि आजकल काफ़ी फ़ोन कॉल्स मेरे साथियों के, दोस्तों के और आप किसान भाइयों के लगातार आ रहे हैं, और वो सभी ये चने की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोचा क्यों ना एक एक व्यक्ति को पर्सनली जानकारी देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम या टाइम भी ज़्यादा लगता है, और उस चीज़ को लेकर के प्रॉपर चीज़ें अपन समझा भी नहीं पाते, इसलिए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चने से संबंधित एक एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी। खास तौर से चने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, बिल्ट या ओक्टर जो रोग है वो कैसे नियंत्रण होगा। उसके अलावा जो एस्कोकाइट ब्लाइट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, ज़्यादातर जगहों पे एस्कोकाइट ब्लाइट जिसको हम बोलते हैं चांदनी या झुलसा, उसकी क्या समस्या है, वो कैसे नियंत्रित होता है। इसके अलावा एक और जो मेजर प्रॉब्लम आती है, इसमें आती है फ्रूट उसका जो हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा है, उसकी जो शिकायत आती है उसको कैसे अपन कंट्रोल करें। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कौन कौन सी किस्मों का हम चयन करें, कितने खाद और उर्वरक हम लोगों को उसमें डालना है, बीजोपचार क्या है, किस तरह से बीजोपचार किया जाए, कितनी बीज दर हम लोगों को अपनी फसल की रखनी है, कौन सी किस्में हमारे यहाँ पे उपयुक्त मानी जाती है, और उसकी जो सीड रेट है वो क्या रहेगी, और उसमें जो पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखनी है। इस सब का हम लोग आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि चने की बुआई के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा माना जाता है, कब हम लोगों को बुआई करनी चाहिए। तो आप सभी को इन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए अंत तक आप ये देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। साथ ही साथ जो कुछ कमियां रहेंगी वो आप मुझे बताएंगे, तो अगले वीडियो या अगली जो चीज़ें हैं उनमें अपन इसको सुधार करके और अच्छी तरह से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं ये चने की खेती पर महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले चने की जो खेती है उसके लिए जो तापमान, जहां हम कौन सी जगहों पे खेती कर सकते हैं, चने की फसल हम कहाँ उगा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी भारत इसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है इसकी खेती के लिए, विशेष तौर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश के हिस्सा, उसके अलावा हमारा महाराष्ट्र, उसके अलावा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट है, और उसके अलावा उत्तराखंड का कुछ पार्ट एवं उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत उपयुक्त माने जाते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बुआई कब करनी चाहिए, कौन सा समय इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। तो इसकी बुआई के लिए जो उपयुक्त समय है किसान भाइयों, ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। अभी जो टाइम चल रहा है 20 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय, 20 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय चने की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब कुछ वैरायटी जो देरी से बुआई लायक हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनको हम कब तक बो सकते हैं। लेकिन जो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय है ये उपयुक्त है, लेकिन सर्वोत्तम समय, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त समय माना जाता है, वो 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का समय, यानी कि 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक 10 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये बहुत उपयुक्त टाइम पीरियड माना जाता है चने की बुआई के लिए। अब बात आती है बीज दर की। तो कौन कौन सी किस प्रकार के हम बीजों की मतलब जो दर है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर में कौन सी वैरायटी का कितना किलोग्राम बीज आपको काम में लेना है। चने को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक जिसके दाने मध्यम आकार के हैं, दूसरा जो चने के दाने हैं जिसके मोटे आकार के दाने हैं, और तीसरा जो अपन बात करते हैं काबुली चना, जो एक अलग ही कैटेगरी है। लेकिन जो देसी चना है इसको दो भागों में बांट करके हम देखते हैं, मध्यम दाने वाले मध्यम दाने की जो मोटाई है वो, और एक अधिक मोटे चने का जो बीज है उसके आधार पर। तो वो कौन कौन सी वैरायटी है, एक हम बात करेंगे जो मध्यम दाने वाली किस्म है उनके बारे में। पहली जो किस्म है GNG, GNG ये गंगानगर राजस्थान से विकसित किस्म है। GNG 1581, जिसको हम गणगौर के नाम से जानते हैं, बहुत ही लोकप्रिय किस्म इसको माना जाता है। कृषि विभाग के मिनीकटर प्रदर्शन में भी कई बार इसको वितरित किया गया, किसानों के बहुत अच्छे फीडबैक इस किस्म को लेकर के सामने आए हैं।
दूसरी हाल ही में 2-3 साल पहले विकसित किस्म है जी एन जी 2171 2171 जिसको हम मीरा के नाम से जानते हैं। मीरा इसका दूसरा नाम है। और इसके अलावा तीसरी इसकी जो वेराइटी है जी एन जी 2144 2144, ये तीज वैरायटी के नाम से इसको जाना जाता है। तीज इसका नाम है। और एक और इसकी वैरायटी है GNG 1488 1488, ये संगम वैरायटी के नाम से। ये तीनों किस्म हाल ही में विकसित किस्म है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इनको देखने को मिले। इनकी विशेषताओं के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। ये जो मध्यम दाने वाली किस्म मैंने 4 किस्म बताई, GNG 1581, GNG 2171, GNG 2144 और GNG 1488, इनकी 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त माना जाता है। यानी कि 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम बीज किसान भाइयों को इसमें काम में लेना है। अब दूसरी किस्म आती है मोटे दाने वाली किस्म। मोटे दाने वाली किस्मों में कौन कौन सी है? GNG 1958, GNG 1958, या जिसको हम बोलते हैं मरुधर, मरुधर के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरी इसके अलावा वैरायटी है GNG 469, जिसको हम सम्राट के नाम से जानते हैं। और तीसरी वैरायटी है GNG 1969, जिसको हम त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। ये तीनों वैरायटियों का यदि हम बुआई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बीज दर है वो है 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, यानी कि 75 किलो प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं काबुली चने की। तो काबुली चने की जो लोकप्रिय किस्म है वो है GNG 1499, GNG 1499, 1499, जिसको गोरी के नाम से हम जानते हैं। और इसका जो बीज है प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी क्या रखनी चाहिए। तो जब आप इसका सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं, तो सीड ड्रिल से जब सोइंग करते हैं तो एक कतार से दूसरी कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर कम से कम हम लोगों को रखनी है। कितनी? 30 सेंटीमीटर कम से कम हम लोगों को रखनी है। एवं पौधे से पौधे की जो दूरी है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर हम लोगों को रखनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज आती है भूमि उपचार एवं बीजोपचार। भूमि उपचार में हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा उकसा या उखटा, या जिसको आप बोलते हैं बिल्ट, और दूसरा आता है जड़ गलन, या दूसरी जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनसे नियंत्रण के लिए हम लोगों को 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, कौन सा? ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 10 किलोग्राम को लेकर के 200 क्विंटल, यानी कि 2 टन, सॉरी हाँ 200 2 टन, 200 क्विंटल नहीं, 2 टन जो आपका देसी गोबर की खाद है उसके साथ 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को आप मिला करके नमी युक्त आपको ये खाद लेनी है, जिसमें थोड़ा बहुत और पानी के छींटे आप दे दीजिएगा। 10-15 दिन तक के लिए आप इसको रख दीजिएगा छाएदार स्थान पर, और हो सके तो बोरी के टाट वगैरह से भी कवर कर दीजिएगा, जिससे कि इसमें जो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है वो अपनी ग्रोथ करेगा। ग्रो होने के बाद पूरा सफेद सफेद सा आपको ये दिखाई देगा। इसको आपकी भूमि में जुताई से पहले मिला दीजिएगा, जिससे क्या होगा, ये जो फफूंद जनित बीमारियां हैं ये नियंत्रण होंगी। इसके अलावा बीजोपचार बहुत जरूरी चीज है। प्रत्येक किसान को ये जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना बीजोपचार के फसल आपकी अच्छी नहीं होती। तो बीजोपचार में आपको क्या करना है? मेजर जो समस्या आती है वो आती है उकटा, जड़ गलन। और इस उकटा और जड़ गलन को नियंत्रण करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो पाउडर आता है उसको 10 ग्राम पाउडर को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, 1 किलो बीज में 10 ग्राम पाउडर आपको मिलाना है। 1 किलोग्राम में 10 ग्राम आपको मिलाना है। उसके अलावा आप जो दूसरी जैसे आपके दीमक वगैरह की समस्या यदि आपके खेत में है तो उसमें 4 मिलीग्राम क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी की जो दवा आती है, 4 मिलीग्राम क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी की जो दवा आती है उसको 1 किलो बीज के साथ में मिला करके बुआई आपको करना है। लेकिन चने में जो जैव उपचार कल्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कल्चर के लिए आपको राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी कल्चर,
फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। इन राइजोबियम और पीएसबी कल्चर के 3 पैकेट आपको 1 हेक्टेयर के लिए, जो आप 60 किलोग्राम बीज या 75 किलोग्राम बीज ले रहे हैं, उसमें ये 3 पैकेट आपको मिलाने हैं। लेकिन राइजोबियम कल्चर के जो आप पैकेट मिलाते हैं उसमें जैसे आप गुड़ के साथ उसको मिलाइए, तो जितना आपका, जैसे मान लो जो पानी आपको लगता है कितना पानी पर्याप्त है आपकी खुद की समझ के अनुसार, उस पानी में गुड़ को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद में जब उस गुड़ और पानी जब मिलने लग जाए, उसके बाद में उसको ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद राइजोबियम के पैकेट उसमें मिला दीजिएगा, और मिलाने के बाद उसके बाद चने के बीज में आप इसको मिलाएंगे। ये जो तैयार हुआ है गुड़ और राइजोबियम का जो कंसंट्रेशन, उसको आप चने के बीज में मिला करके उसके बाद छायादार स्थान में आप सुखा दीजिएगा, और उसके बाद इसकी बुआई करिएगा। आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। आपके बहुत सारी बीमारी और रोग और बीमारियों से आप बचने वाले हैं। अब बात आती है खाद और उर्वरकों की। कितनी मात्रा में कौन कौन से खाद आपको डालने हैं। अभी मैं वेराइटीज पे आऊंगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वेराइटीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वेराइटीज पे भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले बाकी की चीजों पे अपन कंप्लीट चर्चा कर लें, और उसके बाद अंत में अपन वेराइटियों पे चर्चा करें, क्योंकि वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चर्चा का होना चाहिए, लेकिन अंत में इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपको याद रहने वाली चीजें हैं, और बहुत जरूरी चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जो एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली चीजें हैं। अब अपन बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। तो खाद और उर्वरक, जहां अच्छी नमी है, इस बार बरसात अच्छी हुई है लगभग पूरे उत्तरी, अपन बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में सब जगह अच्छी बरसात अभी ये मानसून की वजह से 18-19 तारीख को हुई है। उसकी मतलब एक तरह से ये 18-19 तारीख वाली जो बरसात है पूरे उत्तरी भारत में देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से नमी अच्छी है। और जहाँ अच्छी नमी है या जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पे हमारे किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए आपको कितना यूरिया डालना पड़ेगा। एक बैग 45 किलो का जो कट्टा आता है, वो एक बैग आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए डालना पड़ेगा। तो 1 हेक्टेयर में कितना हो गया आपका 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको डालना है, यानी कि एक बैग यूरिया का आपको डालना है। अब आपको यदि जैसे हमारे यहाँ पे जो अमूमन देखा जाता है 4 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है। अब मेरे पास क्वेश्चंस जो कॉल आते हैं वो क्या होता है कि साहब 1 बीघा का बताओ, हेक्टेयर हमारे समझ में नहीं आता। तो 2.5 एकड़ का, 2.5 एकड़, जहाँ एकड़ वाले लोग हैं वो जो एकड़ से समझते हैं, 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर। और जो राजस्थान का जहाँ 20 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा वाली जो जमीन है, उसका 1 बीघा में एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। तो 1 बीघा में आपको कितना डालना है 5 किलोग्राम नाइट्रोजन। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको 1 बीघा में डालना है। दूसरा आपका हो गया 40 किलोग्राम फास्फोरस। 40 किलोग्राम फास्फोरस आपको कितने बीघा में डालना है 4 बीघा में 40 किलोग्राम फास्फोरस डालना है। तो उसके लिए 4-5 बैग आपको सुपर के चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट के कितने 4 या 5 बैग। अब यानी कि 1 बीघा में 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का पर्याप्त है। उसके अलावा क्या बचता है पोटास। पोटास कितना 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर। 4 बीघा में 20 किलोग्राम आपको पोटास डालना है। अब इसके अलावा सल्फर। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर को हम लोग जब आप सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तो सल्फर की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट कर देगा। कितना ग्राम 20 किलोग्राम आपको डालना है। उसके बाद आपको बचता है जिंक। जिंक आपके चने में फुटान का काम बहुत शानदार करता है, बहुत अच्छी चीज है, जरूर डालनी आपको चाहिए। और आपको 1 बीघा में 5 किलोग्राम जिंक पर्याप्त है। 1 बीघा में कितना 5 किलोग्राम, 21% वाली जो जिंक आती है वो पर्याप्त है। इसके अलावा लोहा, जिसको बोलते हैं फेरस या आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप फेरस सल्फेट का 0.5% के हिसाब से फेरस सल्फेट का आप स्प्रे चने में कर दीजिएगा। बोरोन का भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप यूज करते हैं 250 ग्राम बोरेक्स, 250 ग्राम बोरेक्स को आप 1 हेक्टेयर में मिलाकर, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 250 ग्राम बोरेक्स को पानी के साथ मिला करके स्प्रे कर दीजिएगा। शानदार रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जो असिंचित क्षेत्र है, जहाँ पे आपको नमी कम है या पानी की कोई वहां पे सुविधा नहीं है, तो वहां पे 10 किलोग्राम आप डालेंगे नाइट्रोजन। और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए आप कितना 22 किलोग्राम यूरिया डालेंगे। 25 किलोग्राम आप उसमें फास्फोरस डालेंगे। तो 25 किलोग्राम फास्फोरस के लिए लगभग 3 बैग आपके पर्याप्त माने जाते हैं।
तो ये हो गई खाद और उर्वरक की बात। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, मुझे भी थोड़ी सी टेंशन होती है जब ज्यादा बड़ी हो जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जरूरी चीजें हैं जिनको छोड़ नहीं सकते। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको सुनिएगा, आप लोगों को बहुत उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ उन किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसान भाई चने की खेती करना चाहते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण में अपन लोग क्या करते हैं, चने में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन काम लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और यही करना, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि इस बात को आप नहीं सुनेंगे। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडेमेथिलिन, पेंडीमेथिलिन, PENDI, पेंडीमेथिलिन, METHELIN, पेंडीमेथिलिन, पेंडीमेथिलिन 30% EC, 30% EC की कंसंट्रेशन आती है 2.4 किलोग्राम, यानी कि 2 किलो 400 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिला करके, 2.400 ग्राम को 600 लीटर पानी में मिला करके चने की बुआई के जस्ट बाद, जैसे आपने चने की बुआई कर दी, तुरंत इस दवा को आप डाल दीजिएगा। और ये दवा चने का अंकुरण होता है उससे पहले खेत में मिल जानी चाहिए, यानी कि चने की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले यदि आपने मिला दी तो ठीक है, अंकुरण के बाद मिलाई तो चने की फसल में नुकसान होगा। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि चने की फसल में बुआई के बाद और अंकुरण से पहले आपको पेंडेमेथिलिन दवा खरपतवार नाशी के रूप में यदि आप काम में लेना चाहते हैं तो यही टाइम है, 3-4 जो भी अंकुर जड़ मतलब बुआई से लेकर के अंकुरण से पहले तक जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपको ये काम कर देना है। अब बात आती है इसके रोग और बीमारियों की, बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है उकसा या उकटा, या जिसको बोलते हैं उकासा, या जिसको बोलते हैं बेल्ट। ये कब आता है और क्यों आता है? ये होता है एक फंगस है, फफूंद, वो कवक है, कवक की वजह से दिक्कत आती है। और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फर्मा स्पीसीज साई सरसेराई। ये इसका एक जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होता है। और ये होता कब है, इसमें कैसे पहचानेंगे? ये जब आपका पौधा पकने की स्टेज में आता है, जब चने उसमें मतलब फलियां बनना, पौड़ बनना चालू हो जाती है, और जब वो दाने पड़ना उसमें चालू होता है, तब खेत में कुछ पैचेज, कुछ हिस्सा आपको ऐसा पीला पड़ता हुआ सा नजर आता है, और धीरे धीरे वो पौधे वहां पे सूखना चालू हो जाते हैं और पूरी फसल, आपका पूरा की पूरा खेत इसमें तबाह हो जाता है। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसके जो प्रभावित पौधा है पीलापन सा आपको दिखाई देता है, उसको उखाड़ करके उसकी जड़ को आप काटिएगा। जड़ को जब काटेंगे तो उसमें सीधी काले भूरे रंग की एक धारी दिखाई देगी जड़ के अंदर। आप ये मान लीजिएगा कि आपके खेत में उकसा आ चुका है। अब इसका नियंत्रण आपको क्या करना है, नियंत्रण उस टाइम पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, बीजोपचार बहुत जरूरी है, भूमि उपचार बहुत जरूरी है। कैसे करना है? ट्राइकोडर्मा के साथ में करना है। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को बीजोपचार, बीज बुआई से पहले आपको मिला देना है बीज में प्रति किलो के हिसाब से। और उससे बाद में भूमि उपचार यदि आप कर सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, सबसे जरूरी चीज है भूमि उपचार। और भूमि उपचार के लिए क्या करना है आपको, 10 किलो ट्राइकोडर्मा को 2 टन गोबर की खाद के साथ मिला करके 10-15 दिन आपको रखना है। उसके बाद अंतिम जुताई जब करते हैं उसको खेत में मिला देना है। इसके लिए और आप क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छी वेराइटियां हैं जो इसके प्रतिरोधी हैं, उनको आप उगाएं। जैसे GNG 1581 गणगौर के नाम से जानते हैं, GNG 1958, GNG 1958 को हम मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 2144, 2144 को हम तीज के नाम से जानते हैं, GNG 2171 वेराइटी। इस यदि आप जहाँ उकसा की समस्या है वहां ये वेराइटियां उगाएंगे तो आपको फायदा होगा। उसके बाद में आता है झुलसा, झुलसा रोग, या जिसको हम बोलते हैं चांदनी या एस्कोकाइटा ब्लाइट। ये एस्कोकाइटा ब्लाइट है, ये वहां पे होता है जहां पे आर्द्रता अधिक हो, यानी कि नमी ज्यादा होगी और तापमान कम होगा, वहां एस्कोकाइटा ब्लाइट की समस्या होती है। और ये एक कवक से होता है जिसका नाम है एस्कोकाइटा रेवी। एस्कोकाइटा रेवी के नाम जो कवक है वो इसको फैलाता है, और ये बहुत बड़े लेवल पे आपके नुकसान करता है। ये क्या करता है, पत्तों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे बना देगा, डंठल टूट करके गिर जाएगा। और ये आने वाली जो फलियां हैं, फलियों के ऊपर भी आपका ये दो, उस टाइम पे जब फलियां बनना चालू होती हैं या फूल आने की अवस्था होती है, उस टाइम पे ये रोग बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके नियंत्रण के लिए क्लोरो क्लोरोथेलोनिल क्लोरोथेनोलिल थेलोनिल जो एक दवा आती है 75
75% WP कंसंट्रेशन में आती है। 1 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के साथ मिला करके आपको इसमें स्प्रे करना है, इस रोग से आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें आपकी दूसरी ओर मैं बता देता हूँ, और जो आपको देखनी है, दीमक आपके आता है, दीमक का मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी खड़ी फसल में दीमक देखने को मिलता है। तो 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20% इसी को आप 600 ml पानी के साथ मिला करके, पानी के या पानी का आपके पास कोई व्यवस्था है तो आप उसको साथ में मिला करके डाल दीजिएगा, नियंत्रण मिलेगा। इसके बाद आता है फली छेदक। फली छेदक या जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबर्मा आर्मीजेरा। जब 10 पौधों के ऊपर आप एक एवरेज देख लीजिए, यदि 10 पौधों के ऊपर एक लट दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल कैसे करोगे? फेरोमेन ट्रैप आप काम में लेंगे। फेरोमेन ट्रैप क्या करता है? मादा की जो गंध है वो छोड़ता है और नर को आकर्षित करता है और उसके साथ में वो उसको खत्म कर देता है। लेकिन यदि इससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप तुरंत एंडोस्कार्ब, एंडोस्कार्ब जो दवा आती है, इसको एंडोस्कार्ब दवा को आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। एंडोस्कार्ब यदि आपको नहीं मिलती तो एसीफेट 75 एसपी जो दवा आती है, एसीफेट 75 एसपी कंसंट्रेशन में जो दवा आती है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। यदि ये भी आपको नहीं मिलती है तो एमाबेक्टिन बेंजोएट, शानदार रिजल्ट्स देखने को इसके मिले हैं। एमाबेक्टिन बेंजोएट का आप स्प्रे करिएगा। 5 SG में जो दवा आती है, एमाबेक्टिन 5 बेंजोएट 5% SG में जो दवा आती है उसका 0.5 ml यानी कि आधा ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा भी यदि ये भी आप यूज नहीं मिल पाती है या कहीं यूज नहीं कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं स्पाइनोसैड। स्पाइनोसैड 45 SC दवा 0.33 ml प्रति लीटर पानी, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 0.30 या 33 ml 1 लीटर पानी में आप यदि स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो बात है कौन कौन सी वैरायटियों का आपको चयन करना है और उन वैरायटियों की क्या विशेषता है। आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी मतलब फल सब्जी कुछ भी उगाएं, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है अच्छे बीज का चुनाव। यदि आपने बीज के अच्छे का चुनाव किया तो निश्चित रूप से आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट ऐसा मिलेगा कि आपको वो बहुत सारी चीजों से बचा के रखेगा। तो अपन बात करते हैं अच्छी वैरायटियों के बारे में, किस्म कौन कौन सी आपको यूज करनी है। बात करूंगा सबसे पहले GNG 2171। GNG 2171 यानी कि मीरा जो वैरायटी है ये गंगानगर से निकली हुई है। GNG की सारी वैरायटी गंगानगर से विकसित की गई है। ARS गंगानगर से निकली हुई वैरायटियां हैं, और ये जो कहाँ कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ कहाँ के किसान इसको लगा सकते हैं, किन क्षेत्रों में इसको लगा सकते हैं। GNG 2171 यानी कि मीरा वैरायटी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत उपयुक्त वैरायटी है। इसमें ये उक्टा या बेल्ट या जिसको बोलते हैं उकासा, साथ ही साथ जड़ गलन एवं जड़ गलन झुलसा और एस्कोकाइटाब्लाइट के प्रति ये काफी सहनशील वैरायटी है। और ये 1 हेक्टेयर में 24 क्विंटल तक इसका उत्पादन दर्ज किया गया है। 24 क्विंटल पर हेक्टेयर, बहुत अच्छा उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं। उसके अलावा अगली वैरायटी आती है GNG 1958। GNG 1958 जिसको हम कहते हैं मरुधर झुलसा रोग से प्रतिरोधी है, जड़ गलन और उकटा के प्रति ये सहनशील है। 145 दिन में पक करके तैयार होने वाली वैरायटी है, एवं इसका जो उत्पादन है वो 25 क्विंटल तक दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगली जो वैरायटी आती है हमारी GNG 1581, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पॉपुलर जानी मानी वैरायटी जिसको हम गणगौर के नाम से जानते हैं। गणगौर जो वैरायटी है इसका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा उत्पादन है, एस्कोकाइटाब्लाइट के प्रति सहनशील है, इसके अलावा जड़ गलन के सहनशील है, और ये भी लगभग 25 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन, 20 से 25 क्विंटल का इसका एक एवरेज है वो उत्पादन ये देती है। इसके अलावा जो अगली वैरायटी हमारी आती है वो आती है RSG 44 यानी कि RSG 44। इसका जो दाना पीले रंग का होता है, 140, 145, 150 दिन में पकती है, और लगभग 22 क्विंटल इसका उत्पादन, 22 से 25 क्विंटल इसका उत्पादन माना जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि देरी से बुआई की जाने वाली वैरायटी, जो लेट स्विंग वैरायटी है। लेट स्विंग वैरायटी कब बुआई होगी? जो जैसे गंगानगर क्षेत्र की हम बात करते हैं, पंजाब क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो जो नरमा या कपास की फसल कट जाती है उसके बाद में बुआई होती है, और वो जो टाइम होता है 15 नवंबर के बाद का टाइम जो माना जाता है वो लेट स्विंग वैरायटीज के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो कौन कौन सी वैरायटी हैं जो 15 नवंबर के बाद बोई जा सकती हैं?
जो इसके लिए अपन बात करेंगे GNG 2144, हाल ही में विकसित बहुत शानदार वैरायटी GNG 2144, जिसको हम बोलते हैं तीज। तीज जो वैरायटी है बहुत उपयुक्त वैरायटी किसान भाइयों मानी जाती है, और इसका जो उत्पादन है वो पक करके जो तैयार होती है वो 130 से 135 दिन में पक करके तैयार होती है। और इसका जो उत्पादन माना जाता है वो 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माना जाता है। बहुत शानदार वैरायटी गंगानगर के साइंटिस्टों ने डेवलप की है। उसके बाद अगली वैरायटी आती है GNG 1488, GNG 1488 संगम। संगम बहुत अच्छा शब्द भी है, बहुत ही लोकप्रिय सी वैरायटी, जो ये भी गंगानगर के साइंटिस्टों ने विकसित की है, और इसके लिए फली छेदक, जड़ गलन, झुलसा के प्रति रेसिस्टेंट है। 130 से 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, और इसका जो उत्पादन है वो 18 क्विंटल माना जाता है। अब बात करते हैं काबुली चने के लिए अच्छी वैरायटी। काबुली चने के लिए जो अच्छी वैरायटी है वो है GNG 1969 त्रिवेणी। GNG 1969 त्रिवेणी जो 145 दिन में पक करके तैयार होती है, और 22 क्विंटल तक इसका उत्पादन माना जाता है। अगली वैरायटी है GNG 1499, GNG 1499 जिसको हम गौरी के नाम से जानते हैं, 143 दिन में पक करके तैयार होती है, 18 क्विंटल इसका उत्पादन माना जाता है। बारानी किस्में, जहां पानी की बहुत कमी है या बरसात की कोई संभावना नहीं है, या जहां पे नमी नहीं है, कम नमी है, उस क्षेत्र के लिए RSG 888, RSG 931 और CSG 515, ये 3 वैरायटी बारानी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है या जहाँ पे नमी की कमी है, वहां के लिए आप RSG 888, RSG 931 और CSG 515 वैरायटी आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बहुत उपयुक्त वैरायटी, बहुत अच्छी रिजल्ट्स देने वाली वैरायटी है, जिसमें है C235, RSG 2, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। उसके अलावा PBG 1 और RSG 888 अनुभव के नाम से, जिसको हम जानते हैं, बारानी के लिए बहुत उपयुक्त वैरायटी है। उसके अलावा ये 151 दिन में पक करके तैयार होती है, और लगभग 23 क्विंटल इसका उत्पादन माना जाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो जरूर लंबा हो गया, और लेकिन जो जानकारी है वो एक एक चीज चने से जुड़ा हुआ हर एक पहलू को हमने कवर करने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी साबित होगी। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही चीज कहता हूं कि जो जानकारी आपको मिली है वो दूसरे किसानों तक मिले। इसके लिए आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लिंक आपके पास है, लिंक आप लेकर के वीडियो यूट्यूब से और उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक किसान भाइयों को जानकारी मिले। अपना एक ही उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को अच्छी से अच्छी जानकारी एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट और फैक्ट के आधार पर मिले, जिससे कि हमारे किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कहीं किसी प्रकार का उनके साथ मतलब किसी भी प्रकार का विश्वासघात उनके साथ ना हो, उनको अच्छी जानकारी मिले। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपके पास जो नजदीकी सोसाइटी है, क्रय विक्रय केंद्र है, वहां पे आप एक बार पता कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सरकार ने अनुदान पर मिलने वाले जो बीज हैं उनकी सप्लाई वहां की हुई है। तो आप उन सोसाइटीज पे आप एक बार पता जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मालूम हो जाए आप लोगों को। हो सकता है कि वहां पे 50% अनुदान पे या और अधिक अनुदान पर वहां से बीज और खाद और बीज आपको उपलब्ध हो जाए। बीज आपको वहां से कई सारी वेराइटीज के वहां पे उपलब्ध होते हैं। तो आप निश्चित रूप से एक बार क्रय विक्रय या सहकारी समिति आपके आसपास बनी हुई है, उन पे जरूर पता कर लीजिएगा। अब मैं अंत में आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयुक्त लगे, मैंने कभी आप लोगों से इसको लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा, कि ये कभी फोर्स भी नहीं किया होगा कि आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे और चैनल में लगे कि आप किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छी चीजें हम लोग लेकर के आते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल फैक्चुअल होती हैं, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर होती हैं, और कृषि विभाग की योजनाओं के अलावा जो खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी है वो समय समय पर आप लोगों को यदि मिलती है और आपके लिए लाभकारी होती है, तो आपको यदि उचित लगने पर ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगे तो आपके साथियों से भी आप निवेदन करें कि वो चैनल से जुड़ें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को एक जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन जानकारी दी जा सके। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, निश्चित रूप से आप चैनल कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, उनसे मैं जब भी टाइम मिलेगा उनको देख करके आप लोगों तक कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी जानकारी शेयर कर सकूं। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम साहब।